हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। और हम करने वाले हैं उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हेन आई से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आएंगे। और मैं आपको बता दूं, इस पीपीटी के अंदर एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर या किसी भी पिछले साल में ना आया हुआ हो। मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखो, 2017 फॉरेन में आया था, ऑल इंडिया 2017, फॉरेन 2015, फिर ये ऑल इंडिया 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये ऊपर वाला 2017, 2010, 2010, 2013, हर एक क्वेश्चन जो इस पीपीटी के अंदर आपको मिलेगा, वो सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चन मिस कर दिए तो बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, और इसकी वीडियो देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीपीटी वगैरह मैं दे दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। वीडियो देखना इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है ना, तो बच्चे डर जाते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन तो हमने करा ही नहीं है, ये तो आपने करवाया नहीं है ना। ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, अब वीडियो देखोगे तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को किस और लैंग्वेज में कैसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और अगर आपको यकीन ना हो तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि ऐसी वीडियो मैंने लास्ट ईयर भी अपलोड करी थी। ठीक है, तो उसके नीचे आपको कमेंट मिल जाएगा। मैंने उन बच्चों से बोला था कि जैसे ही आपके एग्जाम खत्म हो जाए, वैसे आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स से बताना कि इसमें से कितने क्वेश्चन आए या नहीं आए। तो आप जाकर देख लेना, आपको खुद पता चल जाएगा कि उनकी कितनी ज्यादा हेल्प हुई थी इससे। ओके, तो चलो जी, हम शुरू कर देते हैं। एंड एक और बात बता दूं कि अगर आपका हिंदी मीडियम है तो सेम चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे यहाँ सब कुछ इंग्लिश में है ना, वहां सब कुछ हिंदी में मिलेगा आपको। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो जी, अब हम शुरू कर देते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर से सबसे पहला क्वेश्चन जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो ये है कि हाउ मनी सॉल्व द प्रॉब्लम व्हिच इज प्रेजेंट इन बार्टर सिस्टम। ठीक है, बार्टर सिस्टम आपको पता है, बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है? चीजों की जगह चीजें लेन देन करना। ओके, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया मनी ने, या हाउ मनी इज बेनिफिशियल इन ट्रांजैक्शन, या हाउ डज द यूज ऑफ द मनी मेक इट इजियर टू एक्सचेंज थिंग्स, या मनी हैज मेड ट्रांजैक्शन इजी। ये कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना इनमें से, तो इसका आंसर यही है। क्वेश्चन आपसे सिंपल पूछा गया है कि मनी जो है वो कैसे ट्रांजैक्शन को इजी बनाता है। क्योंकि पहले ट्रांजैक्शन होती थी, वो होता था बार्टर सिस्टम, चीजें एक्सचेंज होती थी, है ना। बट उसके बाद मनी आ गया, और जो बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम होती थी उन सबको मनी ने सॉल्व कर दिया। ठीक है, कैसे? देखो, सबसे पहले तो यूज ऑफ मनी ने क्या किया, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की प्रॉब्लम को खत्म कर दिया। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड का मतलब, मेरे पास चावल है, आपके पास गेहूं है, मेरे को गेहूं चाहिए बट आपको चावल नहीं चाहिए, तो हम कभी भी चीजें एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। बट जब मनी आ गया तो ऐसे कोई जरूरत ही नहीं है ना। पैसे की बातचीत चलती है, कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास गेहूं नहीं है, चावल नहीं है, ये वाला कोई सिस्टम ही नहीं है। मनी देके जो लेना वो ले लो। ठीक है, तो पहला फायदा तो ये हुआ मनी का, है ना। दूसरा है कि ये सिंपल था और कन्वीनियंट था। कन्वीनियंट और सिंपल का मतलब टाइम टेकिंग नहीं था, बहुत सिंपल था। आपको जो भी चीज चाहिए दुकान पे जाओ, पैसे दो और चीज आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि मनी सर्व एज द मेजर ऑफ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी यूनिट, यानी हर चीज की अब मॉनेटरी यूनिट तय हो गई है। पहले क्या होता था, 1 किलो चावल की जगह कभी कभार 10 किलो गेहूं देना पड़ता था, और कभी 1 किलो गेहूं की जगह 10 किलो चावल देना पड़ता था, कुछ फिक्स नहीं था। बट मनी के आने की वजह से सब कुछ फिक्स हो गया। जैसे कि आज आप दुकान पे जाते हो तो आपको कोई चीज 10 रुपए की मिलती है ना। मान लो आपने कोई भी कुरकुरे वगैरह जो लिया वो 10 रुपए का है, तो अब शाम को जाओगे तब भी 10 रुपए पे करने पड़ेंगे आपको। तो एक मॉनेटरी वैल्यू फिक्स हो गई। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोड़ने की गलती मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि व्हाई वी यूज मनी एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम पैसे को क्यों यूज करते हैं? 2017 में आया हुआ, ऑल इंडिया 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। जिसमें ऑल इंडिया लिखा हुआ होता है ना, वो खासकर ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि मनी को हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों यूज करते हैं? हम ये जो कागज का नोट है उसको क्यों यूज करते हैं? किसी और चीज को क्यों यूज नहीं करते? पत्थर को क्यों यूज नहीं करते? हम उस पेपर के नोट को क्यों यूज करते हैं? तो पहली बात तो है कि ये ऑथोराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। अगर आप सेम नोट अपने अपने शॉप वगैरह में बना लो या खुद प्रिंट वगैरह कर दो ना, तो वो नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑथोराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं होगा। बट हम हमारे मनी को जो कि गवर्नमेंट छापती है उसको गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया हुआ है, इसकी वजह से हम उसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि इसकी सप्लाई जो है, इसको प्रिंट करने का काम आरबीआई करता है। किसके बिहाफ पर? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। गवर्नमेंट उनको बोलती है पैसे छापो, वो छापती है। गवर्नमेंट बोलती है रुको, तो वो रुकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इन इंडिया नो वन कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इंडियन करेंसी। कोई मना नहीं कर सकता इंडियन करेंसी लेने से, है ना। आपका जो नोट है वो लेने से कोई मना कर सकता है? मेरे कहने का मतलब, आपने अगर अपने घर पे कोई नोट छापा है तो सामने वाला लेने से मना कर सकता है, बट इंडियन करेंसी को लेने से मना नहीं करेगा अगर आपका नोट फटा हुआ नहीं है तो। ठीक है, लास्ट पॉइंट है कि यूज फॉर द मेजर ऑफ वैल्यू। ये तो आपको पता है, चीजें की वैल्यू मेजर करने के लिए यूज होता है। चलो, अब ये वाला मैं आपको बता दूं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट, पर इतनी छोटी अपडेट कि मैं उस पर अलग वीडियो बनाऊंगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो वो मैं सारी की सारी यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है, देखो मैं एक और बात बता देता हूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ सैंपल पेपर का गिव अवे वगैरह करूँ,
तो इस चैनल को, ये जो हमारा टेलीग्राम पे चैनल है, इसको ज्वाइन वगैरह कर लेना। 9.6 बच्चे हैं यहाँ पर, 9.6 के यानी 9,600 से ज्यादा बच्चे हैं यहाँ पर, तो आप भी ज्वाइन हो जाना, है ना। जल्दी 10,000 की फैमिली हमारी पूरी हो जाएगी। और हमारे, मैं आपको बता दूं, हर एक चैप्टर के नोट्स है ना, मैं अपलोड कर चुका हूं हमारी वेबसाइट पे, मेन पॉइंट स्टडी की वेबसाइट है, जाना, क्लिक करना, नोट्स ओपन करना, डाउनलोड करना, फ्री है एकदम। नोट्स फ्री हैं, बट फ्री का मटेरियल मत समझना, ये मत समझना फ्री है तो ऐसे ही, आप कंपेयर करके देख लेना। अगर कोई आपको पैसे लेकर भी नोट्स प्रोवाइड कर रहा हो ना, तो उसके नोट्स और ये वाले नोट्स कंपेयर कर लेना, ठीक है। ये नोट्स मैंने फ्री इसलिए दिए, मैं चाहता हूं कि सब बच्चों की हेल्प हो, ठीक है। बट मेरे को नहीं पता था कि सर्वर की कॉस्ट बढ़ती जाएगी, और अब ये वेबसाइट का सर्वर का कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ठीक है। तो देखो, अभी तक तो मैं मैनेज कर रहा हूँ, बाद में क्या पता मेरे से मैनेज हो पाए ना हो पाए, क्या पता फिर मेरे को प्राइस टैग लगाना पड़ जाए, है ना। बेशक 10 रुपए ही प्राइस टैग, बट फिर भी मेरे को लगता है यार ऐसा क्यों, ठीक है। तो अगर आप कर सकते हो हेल्प, आप सपोर्ट कर सकते हो, तो आप कर देना। पेमेंट वगैरह के ऑप्शन दे रखे हैं, और नहीं भी कर सकते फाइनेंशियली सपोर्ट तो कोई दिक्कत नहीं है। वेबसाइट पे डाउनलोड करने के लिए जाओगे ना नोट्स, तो वहां पर ऐड मिलेगी, क्लिक करके 10-20 सेकंड रुक जाना, वो भी अल्टीमेटली सपोर्ट ही होगा। और मेन चीज है अच्छे नंबर लाओ यार, सबसे बड़ा सपोर्ट वही होगा, शांति मिल जाएगी दिल को कि हाँ बच्चे अच्छे नंबर ला रहे हैं, तो मेरा एफर्ट जो है वो सही है, सही जगह पर लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऑल इंडिया 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है और 2010 में। अच्छा, जो क्वेश्चन मैं साथ में लिखता हूँ ना, इसका मतलब वो रिलेटेड है, ठीक है, उनका आंसर ऑलमोस्ट सेम होता है। क्वेश्चन क्या है, डिमांड डिपॉजिट कंसीडर्ड एज द मनी। डिमांड डिपॉजिट का पहले तो मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। आपके बैंक के अंदर जो पैसे है ना, उनको हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। क्यों कहते हैं उनको डिमांड डिपॉजिट? पहली बात, उनको डिमांड पड़ने पर आप कभी भी निकाल सकते हो, है ना। मान लो आपके बैंक में 10,000 रुपए आपने जमा करवा रखे हैं, आपकी जब भी डिमांड हो तो आप उन पैसों को निकाल सकते हो, तो इसलिए उनको डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है, ठीक है। और दूसरी बात है कि उसको हम मनी क्यों मानते हैं? मनी इसलिए मानते हैं क्योंकि अब देखो, मान लो मेरे अकाउंट के अंदर 10,000 रुपए हैं, और आप बोल रहे हो कि सर मेरे को आप 5,000 रुपए दे दो। मैंने 5,000 का चेक फाड़ के आपको दे दिया, पैसे नहीं दिए, चेक दिया, तो एक तरह से पैसे देने के लिए, पैसे देने की जगह मैंने चेक दे दिया, तो वो हो गया ना एक तरह से मनी के वे में हम उसको यूज कर रहे हैं, है ना। तो अब नीचे आंसर पढ़ाऊंगा मैं आपको, बट सेकंड क्वेश्चन भी सुन लेते हैं कि व्हाई द डिपॉजिट इन द बैंक इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। वही बात हो गई। एंड इसके बेनिफिट क्या होते हैं? चेक की फैसिलिटी वगैरह मिलती है, ये सारी की सारी चीजें। आंसर पढ़ लेते हैं। डिमांड डिपॉजिट आर कंसीडर्ड एज द मनी बिकॉज दे कैन बी withdrawn when required and the money withdrawn can be used for making payment। पता है चेक वगैरह की पेमेंट होती है ना, और इसलिए हम उसे मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी कहते हैं, ठीक है, या मॉडर्न इकोनॉमी में उसे करेंसी वगैरह कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी कोलेटरल क्या होता है? कोलेटरल होता क्या है मैं आपको सिंपल बता दूं। जब कोई चीज गिरवी रखी जाती है ना, तो वो चीज जो गिरवी रखी गई है वही होता है कोलेटरल। मैं समझाता हूं आपको। देखो, जैसे कि आप बैंक के पास गए, आपने बैंक से बोला कि मेरे को 10 लाख रुपए दे दो। बैंक बोलती 10 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा है, आप एक काम करो, अपना घर गिरवी रखवा दो जो आपके नाम पे है ना। तो वो जो आपका घर हो जाएगा जो आप गिरवी रख रहे हो, तो उसी को हम कोलेटरल कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया, ये ऑल है, 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, व्हाई डू लेंडर आस्क फॉर द कोलेटरल व्हाई लेंडिंग? इसका मतलब है कोई भी पैसे देने वाला, ठीक है, यानी बैंक जब पैसे देता है या कोई भी पैसे देता है, तो वो चीजें गिरवी क्यों रखवाता है, ठीक है। तो गिरवी रखवाने का रीजन तो आपको पता है कि इफ द बोरोवर इज अनेबल टू रीपे द लोन, अगर जो पैसे ले रहा है वो पैसे देने से मतलब उसको ना दे पाए पैसे, तो जो लेंडर है जिसने पैसे दिए हैं उसके पास राइट है कि वो उस चीज को सेल करके, जो उसने गिरवी रखी हुई है, जिसने पैसे लिए थे, है ना, उसने जो चीज गिरवी रखी थी उस चीज को बेचकर अपने पैसे रिकवर कर ले, ठीक है। तो ये कोलेटरल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी कुछ आपको दिख रहे होंगे सर ये तो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है, आगे भी आएंगे, डोंट वरी। 5 नंबर का भी क्वेश्चन है इसमें, और एक नहीं है, बहुत सारे, और बहुत सारे रिपीट है, ठीक है। चलो, अच्छा ये भी मैं बता दूं, हमारे अलग अलग चैनल है, जैसे मेरा ब्लॉगिंग चैनल है भरत कुमार खोरवाल नाम से, लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसको रिएक्शन चैनल बनाऊं। अब चलो आप बताना जो भी है। वैसे तो मैं अभी इस पे ब्लॉग डालता हूँ, चाहो तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। ये मेरा मेन पॉइंट टेक का चैनल है ना। इसमें मैंने 29-30 वीडियो डाल रखी है, और वो सारी वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम टाइम में देखने की जरूरत नहीं है आपको, बट बेसिकली उसमें मैंने ये बताया कि आप कैसे स्कूल में रहते रहते अर्न कर सकते हो। तो इस चैनल को आप चाहो तो देख लेना। देखो, सब्सक्राइब करना ना करना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन चीज है आप उसका फायदा उठाओ। मेन पॉइंट गेमिंग का चैनल है, मन करे तो आ जाना। वैसे मैं एक ही चीज में अच्छा था, फ्री फायर, वो भी बैन करवा दी। अच्छी बात है, हो गई, क्योंकि बहुत गलत एक्टिविटी भी हो रही थी उस चक्कर में, बच्चे बहुत, है ना। तो ठीक है, हो गई, बढ़िया है। कोई और गेम खेलेंगे अगर मन करा तो। बाकी ये यूनिक वर्ल्ड, अब ये यूनिक वर्ल्ड नहीं रहा, इसका नाम जो हो गया वो मेन पॉइंट स्टडी जॉब हो गया, ठीक है। मेन पॉइंट स्टडी जॉब पर, ठीक है, स्टडी भी आएगा बीच में। स्टडी जॉब पर बेसिकली मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बनाता हूँ जो कि अभी आगे बढ़कर गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं। तो यहाँ गवर्नमेंट जॉब के लिए मटेरियल वगैरह अपलोड करता हूँ, ठीक है, कि आप कैसे
बेसिकली एक तरह से स्टेप बाय स्टेप के सारे बच्चे जो भी गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं उनको नहीं पता होता कि कैसे क्या चीजें करनी है, तो उन्हीं के लिए मैंने चैनल बनाया। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ जाते हैं कि स्टेट द रोल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या काम है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑल इंडिया 2019 में तो आया हुआ क्वेश्चन है। और मैं आपको एक और बता दूं बात, अच्छा मैंने शायद ये 2019 नहीं था, 2016 था शायद, ये मेरे को चेक करना पड़ेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइप वगैरह करते वक्त दिक्कत हो जाती है ना, तो चलो ठीक है। ये वाला क्वेश्चन वैसे आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर का पता है ना, सैंपल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई ने अपलोड किया था उसी का ये क्वेश्चन है कि जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसका क्या क्या काम है। पहली बात तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो करेंसी को इशू करता है, छापता वगैरह, यही समझ लो। दूसरी बात है कि ये ना बैंकों पर नजर रखता है। कौन कौन से बैंक, हमारे जो रीजनल बैंक होते हैं ना, जैसे एसबीआई बैंक, वो हमारा क्या कहते हैं उसको, यस बैंक है ना, बीओआई बैंक, ये सारे के सारे बैंक पर नजर रखने का काम हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। क्या आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले सकते हो? द आंसर इज नो। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसे लेना जो होता है वो गवर्नमेंट का काम होता है, आप नहीं ले सकते लोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा पॉइंट है थर्ड वाला कि आरबीआई मॉनिटर द बैंक इन एक्चुअल मेंटेनिंग द कैश बैलेंस। अच्छा एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो नॉर्मल बैंक होते हैं ना उनको 15%, 3 से 15% जो पैसे हैं जो भी लोगों ने डिपॉजिट करवाए हैं उसका 3 से 15% अपने पास कैश रखना पड़ता है ना। तो ये आरबीआई ध्यान रखता है कि यार ये जितने भी बैंक है वो 3 से 15% अपने पास कैश रखे, है ना, सारे के सारे पैसे लोन पे ना दे दे ज्यादा फायदे के लिए। तो ये काम जो है चेक करना, मेंटेन करना, है ना, इन पे मॉनिटर रखना, ये आरबीआई का काम होता है। नेक्स्ट है कि आरबीआई ये भी देखता है कि जो बैंक है वो ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए सिर्फ अमीर लोगों को तो लोन नहीं दे रहा, गरीब को भी दे रहा है, नहीं दे रहा, तो ये चीज जो है आरबीआई नजर रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक चीज और बता रहा हूँ, ये मैं आंसर क्यों लिखवा रहा हूँ, ये मैंने आंसर क्यों लिखे हुए हैं, मतलब इतनी मेहनत। पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि मैंने मनी एंड क्रेडिट का एक चैप्टर अपलोड कर रखा है ना, हर एक ये पूरा चैप्टर एक ही वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। अगर आपके पास टाइम है, अगर मान लो आपका 2 दिन या 3 दिन बाद एग्जाम है तो कोई दिक्कत नहीं है, हर एक चैप्टर की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देख लेना, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैप्टर वाइज, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। अगर आपके पास 1 महीना है तो मैं आपको बोलूंगा चैप्टर की वीडियो देखो यार, चैप्टर की वीडियो देखो, आपको चीजें बहुत अच्छे समझ आएगी। ठीक है, बट अगर नहीं देख सकते, अगर आपको लगता है कि सर बिल्कुल ही 2-3 दिन बचे हुए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, हम बिल्कुल लेट से पढ़ रहे हैं, तो आप ऐसी यही वाली वीडियो देखो, और इसलिए मैंने इनमें आंसर भी लिखे हुए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और ये सारे के सारे आंसर जो है वो मैंने नोट्स से ही कॉपी करे हैं, जो मैंने नोट्स बनाए थे ना वही वाले आंसर यहाँ पर डाल दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन दी लोन एक्टिविटी ऑफ द बैंक या सोर्स ऑफ इनकम ऑफ बैंक ऑल इंडिया 2016। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जो बैंक है वो पैसे कैसे कमाता है। आपने कभी सोचा होगा कि सर हम तो बैंक में पैसे डालते हैं, हम 100 रुपए डालते हैं, बैंक 1 महीने बाद हमें 101 रुपए दे देता है ना, इंटरेस्ट भी देता है, पैसे जमा करा रहे हैं हमारे पास और पैसे सेव भी रखता है, तो ये वो कैसे कर पाता है। तो बैंक के पास पैसे आते कैसे, इतने लोग वहां पर काम करते हैं तो अपने पैसे कहाँ से आती है उनके पास, सैलरी वगैरह। तो देखो पहली बात तो ये है कि बैंक कीप द स्मॉलर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट एज कैश विद देमसेल्फ। मैं आपको बता दूं जितने भी लोग होते हैं ना, ये मैंने ना एक पिक्चर से आपको पता है ना, जब मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया तो पिक्चर से समझाया था कि जो भी लोग होते हैं, जैसे जो पैसे जमा कराते हैं, तो डिपॉजिटर है वो पैसे जमा कराते हैं किसके पास, बैंक के पास। ठीक है, तो बैंक है ना 15% अपने पास रखता है और बाकी को लोन दे देता है। ठीक है, किनको दे देता है, दे देता है बोरोवर को, जिनको पैसों की जरूरत है, और उनसे फिर इंटरेस्ट मांगता है। मान लो बोरोवर को इसने इसको दिए 1000 रुपए, ठीक है, बैंक ने अपने पास रखा, चलो अभी ये भूल जाता है कि बैंक अपने पास रखता है, क्योंकि ऐसे आप कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी। मान लो जितने भी पैसे थे ना बैंक ने लोन पे दे दिए 1000 रुपए, ठीक है, इसने क्या किया, 1000 रुपए तो दिए ही दिए, जिसने लिए थे 1000 रुपए बैंक से लोन लिए थे वो तो दिए ही दिए, प्लस 5 रुपए इंटरेस्ट भी दिया। ठीक है, बैंक ने क्या किया, वो वापस 1000 रुपए मेरे को दे दिए प्लस 1 रुपया इंटरेस्ट दे दिया, तो जो 4 रुपए जो थे वो बैंक की इनकम थी। और यही चीज मैंने इंग्लिश में यहाँ पर लिख दी। अगर आप पिक्चर बना के समझा सको तो जी सोने पे सुहागा है, क्योंकि टीचर को जितनी अच्छी तरीके से आप विजुलाइज करवा पाओगे ना अपना आंसर, समझ लो गारंटी है आपके फुल मार्क्स की। प्रेजेंटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, बच्चों को लगता है हम सारा अच्छे से पढ़ के जाएं तो हम अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए प्रेजेंटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आते हैं जी मेन चीज पर, कि बैंक कीप द स्मॉल पोर्शन ऑफ डिपॉजिट एज देमसेल्फ, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ताकि अगर कोई डिपॉजिटर आए और वो बोले कि मेरे को पैसे की जरूरत है तो वो पैसे वापस दे पाए बैंक, तो इसलिए वो बैंक जो है अपने पास पैसे रखता है और बाकी को लोन पे दे देता है। ठीक है, और बैंक क्या करता है, एक मीडिएटर की तरह एक तरह बिहेव करता है उन लोगों के बीच जिनके पास ज्यादा पैसे हैं, यानी सरप्लस ज्यादा पैसे हैं जिनके पास, ठीक है, और जिनको पैसे की नीड है, उन दोनों के बीच में मीडिएटर का काम करता है।
और वो क्या करता है, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन, इनसे ज्यादा पैसे लेता है बोरोवर से, और हमको यानी डिपॉजिट को जिन्होंने पैसे जमा कराए हैं उनको कम पैसे देता है, और बीच में जो मेन चीज डिफरेंस बचता है वही बैंक की इनकम होती है। मतलब आप जैसे इसको लर्न करना है वैसे कर लो, बट ये आंसर अभी लर्न करके रखो दिमाग में, देखते देखते वीडियो लर्न हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आते हैं जी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2017 में भी आया ऑल इंडिया, ठीक है, 2018 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2011 फॉरेन में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑल इंडिया 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑल इंडिया 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा एक और बात बता दूं, जब आप सोच रहे हो कि सर ये फॉरेन क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब है फॉरेन का, क्या सीबीएसई या जो भी है हमारे बोर्ड वो क्या इंडिया से बाहर भी है, आंसर इज यस, सीबीएसई इंडिया से बाहर भी है, ठीक है, बहरीन हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, है ना, तंजान, ये अपने बहुत सारी अफ्रीका की कंट्री में भी हमारे स्कूल हैं, ठीक है, ये जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है, बहुत सारे स्कूल है, ठीक है। चलो तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन एंड द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ लोन में डिफरेंस बता दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 1 2 3 4 5 6 पॉइंट बताए हैं, 6 के 6 पॉइंट लर्न करना, क्यों करना, क्योंकि 5 नंबर में क्वेश्चन आता है और आपने 6 पॉइंट लिख दिए तो सोचो जी पूरे मार्क्स, कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़नी, टीचर को मतलब दिमाग में ही नहीं आना देना कि जी इस बच्चे का 1 नंबर कम कर दो, ठीक है। चलो तो पहला पॉइंट यही है कि फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन क्या होते हैं, पहले तो मैं बता देता हूँ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन क्या होते हैं, लोन लेने के वो माध्यम जो गवर्नमेंट जिस पे नजर रखती है, जैसे कि बैंक, ओके यहाँ पर है, तो बैंक वगैरह इसके अंदर आते हैं, बैंक जो है एक फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन है, और इनफॉर्मल में आ गए रिलेटिव वगैरह, ठीक है, रिलेटिव वगैरह जो है वो हमारे इनफॉर्मल सोर्स ऑफ लोन में आ गए, ठीक है। अगर आप अपने दोस्त वगैरह से, रिलेटिव वगैरह से लोन लेते हो तो वो क्या है, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ लोन है, ठीक है, बैंक से लोन लेते हो तो वो फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन है। अब पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, द फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन दैट द गवर्नमेंट रजिस्टर आर फॉलोड बाय द लॉ एंड द रेगुलेशन, मैं आपको बता दूं कि जी फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन में ना गवर्नमेंट का पूरा सिस्टम चलता है, गवर्नमेंट जो कहती है वही होता है, गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन का पालन होता है, हर बैंक गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन का पालन करता है, ठीक है। इनफॉर्मल सोर्स ऑफ लोन में कोई रूल और रेगुलेशन नहीं होता, अगर गवर्नमेंट ने बोला कि कोई भी 5% से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा तो इन पे वो लागू नहीं होता, आपका दोस्त या आपके रिलेटिव आपसे ज्यादा इंटरेस्ट भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर कोई भी लॉ को ओबे नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइमरी मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, बैंक का मेन काम, एक टाइम पे बैंक जो था वो पैसे कमाने के लिए ज्यादा वो रहता था, जब बैंक जो थे वो नेशनलाइज नहीं थे, बट आज बैंक का मेन काम क्या है, सोशल वेलफेयर, वो गरीब लोगों को भी लोन देता है, ठीक है। बट यहाँ पर इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में जो भी लोन दिया जाता है ना वो अपने फायदे के लिए दिया जाता है, गाँव में ज्यादातर जो साहूकार होते हैं ना अमीर इसलिए बन जाते हैं वो, ठीक है। बैंक में आपको लोन लेने के लिए कोलेट्रल गिरवी रखने की जरूरत पड़ती है कोई चीज, बट इसमें गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, है ना। इसलिए मैं आपको बता दूं ज्यादातर लोग जो है वो गांव के अंदर इनफॉर्मल सोर्स ऑफ लोन के पास जाते हैं, सोर्स ऑफ क्रेडिट के पास जाते हैं पैसे लेने के लिए, क्यों, क्योंकि उनके पास कोलेट्रल नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है कि आरबीआई रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ द फॉर्मल क्रेडिट ऑफ सोर्स, आरबीआई नजर रखता है इन पे बैंक वगैरह पे, बट यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी सिस्टम वगैरह नजर नहीं रखता है इन पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है कि फॉर्मल सोर्स टिपिकली चार्ज लोअर इंटरेस्ट रेट, यानी बैंक वगैरह थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, बट जो हमारे इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है वो कितना भी लोन चार्ज कर सकते हैं, इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, 6% 7% 8 10 20 कितना भी चार्ज कर सकते हैं। आपको ये भी बोल देंगे कि 1000 रुपए दिया अगले महीने 2000 देना, ये भी बोल सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते इनका, ठीक है। और लास्ट में एग्जाम्पल दे रखा है बैंक एंड कोऑपरेटिव इसमें आता है, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप भी आप इसमें कर सकते हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप, और बताऊंगा मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप का आगे क्वेश्चन है, ओके। और एग्जांपल इसमें दे रखा है मनी लेंडर हो गए, मर्चेंट, वर्कर, रिलेटिव, फ्रेंड, ये सारे के सारे इनफॉर्मल सोर्स ऑफ लोन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाई डू मोस्ट ऑफ दी, ये वैसे मैं आपको बता दूं 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाई डू मोस्ट ऑफ द रूरल हाउसहोल्ड स्टिल रिमेन डिपेंडेंट ऑन द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, ज्यादातर जो गांव के लोग हैं वो आज भी लोन लेने के लिए साहूकार वगैरह के पास जाते हैं, बैंक के पास नहीं जाते, क्या रीजन है। पहली बात तो ये है कि आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर बैंक नहीं है, तो पहला रीजन ये हो गया। दूसरी बात, हमारे जो फार्मर होते हैं, ठीक है, या जो भी गरीब लोग होते हैं वो बेसिकली प्रॉब्लम जो है फेस करते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, उनके पास देखो बैंक के पास जाते हो ना वो कागज मांगते हैं, ये लाओ ये लाओ ये लाओ ये लाओ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं इसलिए जो है जब भी अगर मेरे को बैंक से रिलेटेड कोई मेजर काम होता है ना तो मैं उसी टाइम करता हूँ जब मेरे को 2-3 दिन का, क्योंकि वो एक दिन बोलते हैं ये लेकर आना, फिर आप अगले दिन जाते हो, फिर आप अगले दिन जाते हो, ठीक है। एक बार, क्योंकि देखो एक मैं आपको बताता हूँ जो पढ़ा लिखा नहीं होता ना उनमें थोड़ा सा डर रहता है उनको, ये बात मैंने नोटिस करी है, एक बार मेरे साथ तो ऐसे हुआ था, दूसरी बार मैं मतलब एक सर थे उनकी एज थोड़ी सी ज्यादा थी मेरे साथ, 2 दिन हो गए वो मेरे को बार बार बोल रहे कि ये फॉर्म लेकर आए ये फॉर्म लेकर आओ, मैंने एक बार उनको समझाया, मैंने कहा सर मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पर डेली नहीं आ सकता, ये वो 2-3 चीजें मैंने उनको बोली
और उसी दिन उन्होंने मेरा काम कर दिया, समझ रहे हो। तो ये डॉक्यूमेंटेशन गरीब लोगों से ज़्यादा मांगे जाते हैं, अमीर लोगों से नहीं मांगे जाते, और उन लोगों से नहीं मांगे जाते जो थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। ये नखरे मेरे सामने नहीं होते उनके, बट मैंने देखा है बहुत मतलब बिहेवियर अच्छा नहीं होता बैंकों में ज़्यादातर। जब कोई, मैंने देखा है बहुत सारे गरीब लोग आते हैं उनके साथ ऐसे करते हैं, तो ये सही नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि एब्सेंस ऑफ द कोलेटरल, कोलेटरल नहीं होता हमारे लोगों के पास, गरीब लोगों के पास, इसलिए वो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ लोन क्रेडिट के पास भागते हैं, है ना। और लास्ट पॉइंट है कि इट इज ईजी, अच्छा उनके लिए बहुत ईजी होता है, किसी अमीर गांव के अंदर कोई अमीर बंदा है तो उससे लोन लेना उन्हें थोड़ा ईजी लगता है। तो ये 4 रीजन है जिसकी वजह से आज भी हमारे जो गांव के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो डिपेंडेंट है इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पे। लैंग्वेज अलग लिखी हुई है, चलो क्वेश्चन की लैंग्वेज भी पढ़ देता हूँ। पुअर हाउस होल्ड आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, लोन को मतलब इस लाइन को सपोर्ट करना है विद दी एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल आप लिख देना, बहुत बढ़िया हो जाएगा, है ना। तो आप एक पर्सन का एग्जाम्पल दे सकते हो, नाम वगैरह आप अपनी मर्जी से लिख देना, जिसके पास कोलेटरल वगैरह नहीं है, बहुत गरीब है, उसे लोन चाहिए, ठीक है, और उसके एरिया में बैंक नहीं है, तो वो इनफॉर्मल सोर्स के पास जाता है ना। तो ये लिख देना आप। ओके, मोस्ट ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, बात वही लिखी हुई है, सेम लाइन को ऊपर नीचे बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाई आर ओके व्हाट आर द रीजन व्हाई द बैंक माइट नॉट विलिंग टू लेंड द सर्टेन बोरोवर। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है कि बहुत सारे जो लोग हैं, है ना, उनको बैंक लोन नहीं देती, क्यों नहीं देती, तो इसके बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन तो ये है जी कि बैंक बेसिकली ये देखती है कि उसके पास कोलेटरल है या नहीं है, ठीक है। अगर उसके पास कोलेटरल नहीं होता तो बैंक उसे लोन नहीं देती। दूसरा, उसके पास अगर कोई फिक्स जॉब नहीं है, ठीक है, कोई ऐसी जॉब, स्टडी जॉब जहां पर उसे पैसे लगातार ना आ रहे हो, तो बैंक उनको लोन देना पसंद नहीं करती, ठीक है। तीसरा है, जो बैंक उन लोगों को लोन नहीं देती जिनके पास पहले से कोई लोन, और जिन्होंने पहले लोन ना चुकाया हो। मान लो मैंने 10 लाख का लोन लिया था, नहीं चुकाया उसको, दोबारा एक और लोन लेने जा रहा हूँ, तो बैंक मेरे को लोन नहीं देगा, ओके। और बैंक उन लोगों को भी लोन नहीं देता जिन लोगों से पैसा वापस आने की कोई गुंजाइश ना हो, ठीक है। तो ये कुछ रीजन है। नेक्स्ट वाले में लिखा हुआ है कोलेटरल की डेफिनेशन, कोलेटरल की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक कोलेटरल की डेफिनेशन लिखी हुई है, और आगे लिखा हुआ है कि व्हाई डू लेंडर आस्क फॉर द कोलेटरल व्हाइल लेंडिंग। जो बैंक वगैरह है या कोई भी पैसे देने वाला कोलेटरल यानी कोई चीज गिरवी क्यों रखवाता है, वो इसलिए रखवाता है कि अगर मान लो वो पैसे ना दे पाए तो उसकी चीज को बेचकर पैसे रिकवर किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोल ऑफ द क्रेडिट इन कंट्रीज डेवलपमेंट। एक कंट्री की डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो हमारा लोन वगैरह क्रेडिट वगैरह निभाता है। कैसे, देखो, तो जब कोई बंदा लोन लेता है या कोई, अगर एक कंट्री, मैं आपको बता दूं, ये तो सिर्फ बात हो रही है किसी पर्सन की, बहुत सारी कंट्री भी लोन पे चलती है। हमारी कंट्री ने भी बहुत कंट्रियों से लोन लेके रखा हुआ है, ठीक है। आप बोलोगे सर क्या हम चुका नहीं सकते, हम चुका सकते हैं, हम चाहे तो बिल्कुल डेट फ्री हो सकते हैं, बट ये चीज है ना, जब मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो उसमें बहुत अच्छे से समझाया था, क्योंकि अभी मैं समझाऊंगा तो आप बोलोगे कि सर आप हमें इतना ज्यादा क्यों समझा रहे हो, है ना। तो चलो उसको छोड़ते हैं, बट आई होप अगर आपके पास टाइम हो तो वीडियो देख लेना, मतलब जड़ से खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, मतलब दिमाग से बिल्कुल ही ऐसे हो जाएगा कि टीचर को पढ़ा सकते हो आप ये चैप्टर, ऐसे ही समझाया मैंने वहां पर, ठीक है। चलो, तो अब यही है कि बैंक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं डेवलपमेंट में, इंडियन इकोनॉमी में। एक्सप्लेन करो, तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको लिख देना डिट्टो, अगर हो सके तो इसके साथ एग्जांपल भी लिख देना, मजा आ जाएगा बिल्कुल। छोटा छोटा एग्जांपल, बड़ा एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है। तो पहला पॉइंट का लिखा हुआ है, क्रेडिट प्ले अ वाइटल रोल इन इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ में और डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारा क्रेडिट। क्रेडिट अवेलेबिलिटी एट द चीपर रेट ऑफ द इंटरेस्ट एनकरेज द बिजनेस एंड द फर्म टू बोरो मोर। अगर देखो मान लो मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मैं बैंक के पास जाता हूँ, बैंक कहता है अगले महीने 2 लाख रुपए देना, क्या मैं लोन लूंगा? द आंसर इज नो। अगर मेरे को पता है कि जी 1 लाख रुपए ले रहा हूँ, है ना, तो 2 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे, तो मैं बेवकूफ थोड़ा ना हूँ जो लोन लूंगा, है ना। बट बैंक कहती है कि चलो 1 लाख रुपए हम आपको 1 लाख रुपए दे देंगे, और अगले महीने आप 1 लाख रुपए 1,000 रुपए उस पर एक्स्ट्रा दे देना, बस 1,000 रुपए इंटरेस्ट दे देना, 1% का इंटरेस्ट दे देना। तो मैं खुशी खुशी लोन लूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं बिजनेस करके 1,000 रुपए तो कमा ही सकता हूँ एक्स्ट्रा, है ना। तो ये वाला जो पॉइंट हो गया वो हमें समझ आ गया। नेक्स्ट वाले पॉइंट की बात करते हैं, बोरोइंग मोर मनी विल फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन इन द कंट्री इन इकोनॉमी। अगर हम ज्यादा पैसे लेते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ज्यादा चीजें बनाते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं कंट्री का डेवलपमेंट होता है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में की फैक्टर निभाता है हमारा क्रेडिट, ठीक है। और बेसिकली ये एक्सपैंड करने में, बिजनेस एक्सपैंड करने में, इंडिविजुअल की इनकम को बढ़ाने में, इसलिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट पॉइंट और लिख सकते हो कि कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। मैंने अपना बिजनेस खोला, 4 बंदों को जॉब पे रखूंगा, तो इनडायरेक्टली मैं एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा हूँ, तो ये भी ऐसे भी रोल निभाता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो है एडुकेशन में भी बहुत रोल निभाता है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आगे पढ़ने के लिए
पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो एडुकेशन लोन वगैरह भी ले सकते हैं। तो इस रूप में भी बैंक जो है वो कहीं ना कहीं या जो हमारे क्रेडिट है वो कहीं ना कहीं कंट्री डेवलपमेंट में बहुत अलग अलग तरीके से रोल निभाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। सेल्फ हेल्प ग्रुप का पक्का आता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है, देखो नाम से आपको पता चल रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, खुद की हेल्प करने वाले। अब देखो होता क्या था कि बैंक जो है कोलेटरल मांगता था और हर जगह गांव में बैंक होता भी नहीं था, तो इसलिए हमारे फार्मर बैंक के पास नहीं जा सकते हैं, गांव के गरीब लोग बैंक के पास नहीं जा सकते। साहूकार जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट लेता है तो उसके पास भी नहीं जा सकते। तो गांव वालों ने खुद एक अलग से सॉल्यूशन देखा इसका, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप। गांव के 20-30 बंदे आपस में साथ आ जाते थे, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते थे और हर महीने कुछ ना कुछ पैसे जो है वो जमा करते रहते थे। और एक टाइम ऐसा आता था, मान लो 20-30 बंदों में से जो मेंबर थे उसके, उनमें से किसी एक को पैसे की जरूरत पड़ गई तो वो उसी सेल्फ हेल्प ग्रुप से बोलता था कि जी हमने पैसे जमा करे हैं ना, मेरे को चाहिए पैसे, है ना, मैं आपको इंटरेस्ट भी दूंगा बट थोड़ा बहुत ही कम दूंगा। ठीक है, जो साहूकार वाला इंटरेस्ट है वो तो बिल्कुल नहीं मिलता था, उससे बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे इन लोगों को लोन मिल जाता था, है ना, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप उन्हीं का था और उनको कोई कोलेटरल रखवाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, है ना। तो यही बात लिखी हुई है और दो बार लिख दिया बेसिकली मैंने कि डिस्क्राइब दी 4 एडवांटेज। सेल्फ हेल्प ग्रुप के क्या एडवांटेज है, तो गरीब लोगों को लोन मिल जाता है, ठीक है, विदाउट कोलेटरल लोन मिल जाता है और साथ ही में बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है और अगर वो रेगुलर रहे ना तो उनको बैंक से भी लोन मिल जाता है। तो वैसे जो है वो गरीब लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प होती है, वो अपना बिजनेस वगैरह सेटअप कर सकते हैं। ओके चलो, तो टिपिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप 15 से 20 बंदे होते हैं, उसमें यूजुअली एक नेबर या एक गांव या एक दो गांव से मिलकर वो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं। 25 से 100 रुपए जमा करवाते हैं वो और अपनी कैपेसिटी के अनुसार कभी कभी ज्यादा भी करा देते हैं, कभी कम भी करवा देते हैं, है ना। और मेंबर जो है वो स्मॉल लोन ले सकते हैं। मान लो उन्होंने इकट्ठे करे 20-30 हजार पे, तो उसमें से 5,000 पे किसी को लोन चाहिए तो उनको लोन देने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो बहुत अच्छे से बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे लोन वगैरह दे देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि the group charge interest on these loan but this is still less than what they मनी लेंडर चार्ज। जो मनी लेंडर साहूकार होते हैं ना उससे बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे इनको लोन मिल जाता है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। ये नीचे के जो पॉइंट है ना, ठीक है, ये एडवांटेज है, ये सारे के सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के एडवांटेज है गरीब लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि आफ्टर ये देखो पहले तो ये वाला पढ़ देते हैं, बैंक कैन टेक स्मॉल लोन विदाउट द कोलेटरल टू मीट नीड, है ना। मेंबर जो है वो बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे और साथ में बिना कोलेटरल के लोन ले पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि आफ्टर अ ईयर और 2 इफ दी ग्रुप इज रेगुलर इन सेविंग, अगर जो ग्रुप है वो रेगुलर कर रहा है, रेगुलरली पैसे सेव कर रहा है तो बैंक भी उनको बिना कोलेटरल के लोन देने के लिए रेडी हो जाता है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो ये 4 एडवांटेज हो गए, तो ये आप लिख लेना। ठीक है, ओके जी। वैसे मैं बता दूं नोट्स के लिए डायरेक्टली आप वेबसाइट है ना, वहां से अगर मान लो आपको लग रहा है कि नोट से मेरे को समझ आ जाएगा, ऑल तो देखो मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि वीडियो देखकर ही आप समझोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसे आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें शॉर्ट में समझा रखी है। आप सोचोगे सर ये क्या लिखा है ये क्या लिखा है, इससे अच्छा आप वीडियो देख लेना, बेसिकली 2x करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बोल ही जानबूझ के इतनी तेज रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो ज्यादा। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि लोन इज सैंक्शन ऑन द नेम। अच्छा, जो लोन है वो एक पर्सन के नाम पे नहीं दिया जाता, सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पे दिया जाता है। मान लो मैं दिल्ली में रहता हूँ, चलो मैं किसी गांव में रहता हूँ राजस्थान के, बाड़मेर, है ना, बाड़मेर एक जगह है, चलो अजमेर रखते हैं, है ना। तो मान लो मैं अजमेर में रहता हूँ, मैंने नाम अपनी सेल्फ हेल्प ग्रुप का रखा अजमेर सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो जो बैंक है वो अजमेर सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से हमें क्या देगा, लोन देगा। ठीक है, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप को। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। और ये है कि हाउ डू सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प बोरोवर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल। ठीक है, लैक ऑफ कोलेटरल की जो प्रॉब्लम आती है ना, बहुत सारे लोग होते हैं गांव के अंदर जिनके पास कोलेटरल नहीं होता, कोई भी चीज गिरवी रखने के लिए नहीं होती, तो उनकी प्रॉब्लम जो है ये हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे सॉल्व करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको लिख देनी है। बेसिकली इसमें पहले देखो, जब भी सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्वेश्चन है और 5 नंबर का क्वेश्चन हो ना, तो डायरेक्टली मतलब जो पूछा गया है वो बताने की जरूरत नहीं है, पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट होता है, इंट्रोडक्शन देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद ये सारा का सारा लिखना है। और लैक ऑफ कोलेटरल की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है, तो वही पूरा का पूरा पहले बताना है। पीपल कैन गेट टाइमली लोन इन द वैरायटी ऑफ द पर्पस एट द रीजनेबल इंटरेस्ट रेट, और विदाउट कोलेटरल इसलिए दिया जाता है उनको क्योंकि वो खुद उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर होते हैं। ठीक है, बाकी पूरा सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बता देना, 15 से 20 बंदे होते हैं, है ना, अपनी कैपेसिटी के अनुसार पैसे जमा कराते हैं, बिना कोलेटरल के उनको लोन मिल जाता है क्योंकि वो उसी ग्रुप के मेंबर होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर होते हैं, और बाकी को उन पे ट्रस्ट होता है। देखो बैंक कोलेटरल क्यों लेता है, क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं होता, है ना। साहूकार नहीं लेता क्योंकि उनको पता है कि यार अगर मैं इनसे मतलब नहीं ले रहा कोलेटरल तो वो पता है उसी गांव में रहेगा, गांव से बाहर कहाँ जाएगा, है ना। अपनी अगर गांव से बाहर चला जाएगा जमीन उसकी वो जब्त कर लेगा साहूकार,
है ना। बट जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले होते हैं वो कोलेटरल इसलिए लिखवाते हैं क्योंकि उनको भी अपने मेंबर पे विश्वास होता है, ठीक है। अच्छा, और यही वही क्रेडिट वाला एग्जांपल आ गया कि क्रेडिट जो है वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, एक एग्जांपल आपको बताना है। तो क्रेडिट पहले तो डेफिनेशन बता रखी है, क्रेडिट जो होता है एक एग्रीमेंट होता है जिसमें जो बोरोवर है पैसे लेने वाला, वो पैसे देने का पैसे लेता है और ये बोलता है कि मैं आपके पैसे दे दूंगा, विद इंटरेस्ट दे दूंगा, ठीक है। और बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है क्रेडिट। ओके, पॉजिटिव रोल कैसे निभाता है, जैसे इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, सलीम ने पैसे उधार लिए थे, पैसे लोन पे लिए थे, है ना, एक अपना कंसाइनमेंट था जूतों का, उसको पूरा करने के लिए, और प्रॉफिट के साथ उसने अपना लोन चुका दिया, है ना, तो उसको प्रॉफिट भी हो गया, उसने लोन भी चुका दिया, लोन लिया उसने, और बेसिकली उसकी हेल्प हुई बहुत अच्छे तरीके से। ओके, चलो, व्हाट आर दी फॉर्म ऑफ मॉडर्न, अच्छा ओके, व्हाट आर दी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, मॉडर्न आएगा, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, तो आपको पता है पेपर नोट, है ना, कॉइन, ये सारे के सारे मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, ठीक है। और इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज, रुपीज को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज को यूज करते हैं, वही आपको बता देना, ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सप्लाई आरबीआई देखता है, नो वन कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट, ये सारे के सारे रीजन लिख देना आप, ठीक है। 2 रीजन पूछे हैं, मैंने आपको 4 बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर द बैंक एंड द कोऑपरेटिव टू एक्सटेंड देयर लेंडिंग एक्टिविटी इन द रूरल एरियाज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांव में लोन देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, गांव में लोन देना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर गांव में बैंक वगैरह ने या सेल्फ हेल्प ग्रुप ने अपनी जो एक्टिविटी है वो ज्यादा नहीं बढ़ाई ना, तो हमारे जो फार्मर है वो डेट ट्रैप वाली सिचुएशन में फंस जाएंगे, या गरीब लोग जो है वो डेट ट्रैप वाली सिचुएशन में फंस जाएंगे, क्योंकि हमारा साहूकार जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट लेता रहता है, और एक टाइम पे उसकी जमीन हड़प लेगा, उस पर्सन की जो भी लोन ले रहा है, गरीब बंदे की जमीन हड़प लेगा साहूकार। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, बैंक एंड कोऑपरेटिव जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपनी लैंडिंग एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं गांव वगैरह में। और मैं आपको बता दूं, आज तो बहुत कम ऐसे बैंक है, मतलब जब बहुत मतलब बैंक को ऐसा लगता है ना कि भैया ये तो दे ही नहीं सकता, तब लेते हैं कोलेटरल, है ना कहीं आप कह सकते हो कि बैंक किस चीज में बचे हुए हैं, वो हर बात पे कोलेटरल की डिमांड अब नहीं करते, ठीक है। और बेनिफिट ऑफ द डिपॉजिट ऑफ द बैंक, चेक वगैरह के बारे में बताना है, ठीक है। जो बैंक में हम पैसे जमा कराते हैं उनकी फैसिलिटी भी मिलती है, इंटरेस्ट भी मिलता है ना, डिमांड डिपॉजिट होता है, और उसको हम एज अ मनी भी यूज कर सकते हैं, वो जो पैसे हमने बैंक में जमा कराए हैं। और डेट ट्रैप बताना है आपको कि डेट ट्रैप वाली सिचुएशन कब आ सकती है, ठीक है। मान लो मैंने 1000 रुपए लोन पे लिए, है ना, और 1000 रुपए लोन पे लिए खेती करने के लिए, ठीक है, बट मेरी फसल हो गई खराब, अब फिर मैंने 1000 रुपए लोन पे ले लिए, है ना, और मेरे को इंटरेस्ट चुकाना है। अब मान लो मेरी इनकम सिर्फ 500 रुपए की हो पाई और 2000 रुपए तो मेरे को पे करने हैं, तो मैं बोलूंगा चलो 500 रुपए ले लो, और 1500 रुपए अगली बार के लिए दे दूंगा मैं, और फिर उस पर इंटरेस्ट चढ़ गया, फिर ऐसे इंटरेस्ट चढ़ता जाएगा और इम्पॉसिबल हो जाता है पे करना। इसी को कहते हैं डेट ट्रैप। हमारे पड़ोस वाले के साथ भी यही सीन हुआ है, पड़ोस वाला मतलब पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। बेसिकली उन्होंने लोन लिया, है ना, और इंटरेस्ट जो लोन पे इंटरेस्ट देना था ना, उसको चुकाने के लिए उन्होंने दूसरी कंट्री से लोन लिया, है ना, तो वो ये डेट ट्रैप की सिचुएशन में फंस चुके हैं। चलो, यहाँ पर होते हैं हमारे सारे के सारे क्वेश्चन खत्म। एक एक क्वेश्चन आप प्लीज अच्छे से करके रखना। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन भी दिखाए हैं और आपको आंसर भी दिखाए हैं, इसलिए ताकि आप आंसर का फॉर्मेशन भी अच्छे से समझ सको, कुछ चीजों को अंडरलाइन करना सीखो। जैसे इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इसको अंडरलाइन करना है। कन्वीनियंट एंड सिंपल है, उसको अंडरलाइन करना है। देखो, ऑल दो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि आप अपने सब्जेक्टिव आंसर को कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे स्टेट बोर्ड के बच्चे भी हो सकते हैं जिनके एग्जाम में एमसीक्यू भी आ रहे हैं, तो मैंने एमसीक्यू की वीडियो अलग से अपलोड कर रखी है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा। हमारे जो डिफरेंट चैनल है जो मैंने दिखाए थे उनको आप सब्सक्राइब कर लेना, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।